जय हिंद दोस्तों, जीएसवी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक पहला प्रैक्टिस सेट इसकी अगर यहाँ पे ज़िक्र करें तो ये यूपी टेट का है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट में इसमें सोशल साइंस है यानी कि एसएसटी के बारे में इसमें यहाँ पे ज़िक्र है, राइट। एसएसटी से रिलेटेड एक यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखेंगे, इसमें टोटल हम आज 60 क्वेश्चन देखेंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, राइट। तो इसमें आइए देखते हैं पहला प्रैक्टिस सेट और ये वाईसीटी पब्लिकेशन का है, मतलब यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको आपको कराते हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके देखते चलते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हुए अपने उत्तर का आकलन जरूर करिएगा, राइट। तो आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आज का, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न इस तरीके से यहाँ पे 60 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न को बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि वयोवृद्ध, इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पुट्टी श्री रामल्लू निम्नलिखित में से, श्री रामल्लू के बारे में आप लोग जानते होंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी बनाने के लिए यहाँ पे सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, राइट। तो यहाँ पे इसमें बात ये करा कि गांधीवादी नेता थे पुट्टी श्री रामल्लू। इन्होंने कह रहा कि भाषाई आधार पर सबसे पहली बार 1952 ईस्वी में 56 दिन की लगभग ये भूख हड़ताल किए थे और भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश को इन्होंने एक राज्य की मांग किया था। और ये भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तेलुगु भाषाई आधारित एक राज्य की मांग किए थे। इस तरीके से इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, वहादत ए दीन मतलब सभी धर्मों को बुनियादी एकता की हिमायती इनमें से कौन थे। तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पे मौलाना आजाद या बाजी मोहम्मद सैयद अहमद खान। यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मौलाना यहाँ पे आजाद हो जाएंगे, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसी के साथ देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भारत के मध्य भाग से, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है 23.5 डिग्री रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं या कर्क वृत्त के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री की जाती है जो भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत, राइट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि पश्चिम में गुजरात से लेकर के उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, और इसके बाद 2 पूर्वोत्तर के राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से नंबर यहाँ पे चौथा नंबर है। चौथे नंबर में ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें पृथ्वी दिन की परिभाषा है। यहाँ पे पृथ्वी दिन से अर्थ डे की बात कर रहा है। इसमें अर्थ डे क्या होता है, जो 24 घंटे यहाँ पे क्या है पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, उसे अर्थ डे के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर, तो चारों ओर को नहीं कहते, ये तो 365 दिन होता है। वे दिन जिन पे पृथ्वी क्या है दिन और रात बराबर होते हैं ऐसा भी नहीं है। देशांतर के मध्य की दूरियां, ये भी गलत है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो डी आंसर सरेट में पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में यहाँ पे लगा समय कितना होता है, तो 24 घंटे का होता है। इसी को अर्थ डे या पृथ्वी दिन या दिवस के नाम से जाना जाता है, इसलिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पति के प्रकार और पौधों की प्रजातियों के बारे में, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें यहाँ पे मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पतझड़ वन, कटीली वन, मैग्रोव वन। मैग्रोव वन क्या है, इसमें यहाँ पे सुंदरी वन को मैग्रोव वन बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुंदरी वन हो जाएगा, ये इसमें बंगाल की खाड़ी में है। तो इसमें डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का वन हो जाएगा, राइट। तो डी का वन, इसमें यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होता है इसमें ये बबूल हो जाएगा। पतझड़ वन जो होता है ये महोगनिक हो जाएगा, और कटीली झाड़ियाँ ये शाल हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 5वें नंबर का इसमें सॉरी एक चीज इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसमें यहाँ पे कह रहा है कि वनस्पति के प्रकार और इसकी प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना है। इसमें मैग्रोव वन, डी का वन यहाँ पे हमने ए का वन को मिला दिया है, डी का वन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। एक आखिरी वर्षा वन जो होता है
यहाँ पे वर्षा वन महोगनी होता है, ये हमने यहाँ पे किया है तो बबूल को मिला रहे थे, हमने सोचा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और इसी के साथ इसमें देखते हैं जो ये पतझड़ वन होता है ये शाल वृक्ष होता है, और ये जो कटीली झाड़ियां हैं ये बबूल होता है, मैग्रोव वन ये सुंदरी वन होता है। इस तरीके से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में ध्यान देंगे। यहाँ पे दो स्थान दिया गया, मैत्री और ये दक्षिणी गंगोत्री। स्थान नहीं है, सॉरी, ये एक प्रक्षेपण शोध संस्थान केंद्र है और ये भारत का है। भारत का 3 था, एक यहाँ पे दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री था और एक गंगा के नाम से था। तो इस तरीके से एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, शोध संस्थान निम्नलिखित कह रहा कि किस महाद्वीपों में या कहाँ पे स्थित है। तो ये सभी के सभी ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है और इस अंटार्कटिका महाद्वीप क्या होता है, ये पूरा पूरा ये बर्फ से ढका हुआ है, राइट। इसलिए इसे यहाँ पे क्या है, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और यही महाद्वीप क्या है, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव के पास में ये स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के पास में स्थित है और यहीं पे क्या है, पूरी दुनिया का प्रक्षेपण केंद्र होता है। इस तरीके से डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को बारे में देखते हैं। 7 नंबर में ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे कह रहा है 7वें में महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए कथनों का मिलान करना। ए बी दो यहाँ पे कथन दिए गए हैं। 7 नंबर में इसमें देखते हैं। 7वां नंबर में कह रहा है कि उष्ण गर्म महासागरीय जो धाराएं हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, तो ये करेक्ट है। भूमध्य रेखा से निकल करके ये क्या होती हैं, ये दोनों ध्रुवों की तरफ जाती हैं, राइट। दोनों ध्रुवों की तरफ जाती है, ये दोनों ध्रुव हो गए, ये भूमध्य रेखा हो जाएगी, राइट। इसके बाद देखते हैं बी कह रहा कि शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। शीत ठंडी महासागरीय धाराएं जो होती हैं वे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों के, निम्न अक्षांशों से इसके कहने का तात्पर्य यह है कि निम्न अक्षांश जो हो जाएगा वो 0 डिग्री और उच्च अक्षांश जो जाता है ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी सेम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे ठंडी हवाएं यहाँ पे भूमध्य रेखा से उच्च ध्रुव की तरफ थोड़ी जाती है, तो ठंडी हवाएं कहाँ पे चलती है, ये ध्रुव की ओर से लेकर के ये उच्च निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। इस तरीके से बी गलत है, यानी कि ए सही है और बी गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है ये 8 नंबर में, इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि ऋतु प्रवास होता है, क्या है, इससे अभिप्राय क्या है। ऋतु प्रवास कब होता है, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतु गतिशील होता है, जीविका के लिए नहीं होता है। फसल कटाई के लिए अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर, ये भी गलत है। यहाँ पे ध्यान देंगे जो ऋतु प्रवास दिया गया इसका यहाँ पे क्या, यहाँ पे सबसे बड़ा मूल कारण होता है चारागाह होता है, राइट। तो यहाँ पे इनके पशुओं को चारागाह होता है, यानी कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें 2 ऑप्शंस इस साइड हैं, इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें यहाँ पे देखिए दिया गया है नए चारागाह के लिए, क्या दिया गया है, नए चारागाह की खोज के लिए पशुधन के साथ लोगों का ऋतु प्रवास होता है। अब इसमें यहाँ पे नए चारागाह से तात्पर्य यह है कि अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ये यहाँ पे अगर बर्फीली वाली एरिया में जब बर्फ पड़ती है तो ये चारागाह खत्म होता है, तो ये ग्रीष्म वाले में जाते हैं। जब ग्रीष्म वाले में प्रॉब्लम्स होती है तो ये ठंडी वाले में जाते हैं, इसलिए इसमें क्या है, प्रवास करते रहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 9 नंबर में ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सही जोड़ों को बनाइए, शैलों के प्रकार और उदाहरण। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अंतर्वेदी ऑग्नेशियर। जो अंतर्वेदी होती है ये ग्रेनाइट होता है, जो बहिर्वेदी होता है ये बेसाल्ट होता है। इस तरीके से ए का इसमें क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और यहाँ पे औषधि, इसमें औषधि जो होता है ये बलुआ पत्थर होता है और कायांतरित जो होता है ये चूना पत्थर होता है, बाद में यही संगमरमर का बनता है। इस तरीके से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिन्युक स्थानीय पवन चलती है। 10 नंबर में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिन्युक स्थानीय पवन चलती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेल्ट तो ये अफ्रीका में है, पंपास जो होता है ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। और ये शमाना जो चलती है ये एशिया में चलती है। इसमें हो जाएगा यहाँ पे प्रेयरी, प्रेयरी क्या होता है, ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है, राइट। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थानीय चिनुक जो होती है, चिनुक पवन ये प्रेयरी घास के मैदान में चलती है। 11 नंबर देखते हैं, वायुमंडलीय परतों में कौन सी ऐसी परत है जो रेडियो प्रसारण की सहायता करती है। रेडियो प्रसारण से यह कि रेडियो एक्टिव जो किरणें होती है उन्हें क्या करती है कि यहाँ पे प्रक्षेपित करती, परावर्तित करती है, राइट। तो समताप मंडल में नहीं होता, इसमें ओजोन लेयर होती है, राइट। बाह्य मंडल, अक्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, राइट। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, मध्य मंडल में भी नहीं होता। अब इसमें हो जाएगा बाह्य मंडल, बाह्य मंडल में भी अगर यहाँ पे अगर बात करें
इसमें आयन मंडल हो जाएगा, वायुमंडल में भी इसमें क्या हो जाएगा, आयन मंडल में ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है इसमें 12 नंबर में ध्यान देंगे, सुनहरी जरी के बारे में निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है 12 नंबर में। तो ये क्या हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, 12 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो, सॉरी सिल्क, सिल्क से तात्पर्य इसमें यहाँ पे कहा, इसमें बात हो रहा है कि रेशम का, तो रेशम का इसमें ध्यान देंगे सूती वस्त्र से संबंधित हो जाएगा, सॉरी इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 का, राइट। 13 नंबर देखते हैं, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि किसी भी एक ऐसा इकाई क्षेत्र है जिसमें यहाँ पे पूरी जनसंख्या वास करती है, इसी यहाँ पे परसेंटेज को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो एक पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। विवृत खनन, कूपकी खनन, आखनन, कूपक, इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे 14 नंबर क्वेश्चन में। तो 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, इसे आखनन कहते हैं। आखनन जहां से क्या है, खनिजों को बाहर निकाला जाता है, ऐसी विधि को यहाँ पे क्या बोलते हैं, आखनन के नाम से जानते हैं। इस टर्म्स को आप ध्यान देंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी की बुनाई, टोकरी की बुनाई, टोकरी ध्यान देंगे ये यहाँ पे मोज की बनती है। जो टोकरी की बुनाई होता है ये लगभग यहाँ पे क्या होता है, छोटे लघु उद्योग होते हैं, तो ये क्या होते हैं, सी ऑप्शन। तो ये लघु आकार के यहाँ पे उद्योग माने जाते हैं, राइट। अब इसके बाद देखते हैं इसमें 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, राइट। तानाशाही के संदर्भ में बताना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तानाशाही, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है लोग प्रश्न नहीं उठा सकते। तानाशाह के खिलाफ तो कोई प्रश्न नहीं उठाता है, क्योंकि इसमें ध्यान देंगे तानाशाह जो होता है यहाँ पे, इसमें तानाशाह यहाँ पे जो उत्तर कोरिया का, इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया का, राइट। उत्तर कोरिया का जो तानाशाह था किम जोंग उन, उसके खिलाफ कोई प्रश्न उठाता है तो नहीं, तो इसमें यही वाला इसमें यहाँ पे गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, कथन सत्य हैं, राइट। अगला क्वेश्चन से आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन से ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 17। 17 नंबर में ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे कह रहा है कि कृष्णराज और सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, कावेरी पे बनाया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया था, ये क्या हो जाएगा, इसमें कावेरी बांध पे हो जाएगा, राइट। तो इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसमें 18 नंबर, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है क्या, पुत्री पुत्रियों, यहाँ पे एक क्रम करना है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे पत्नी हो जाएगा, अगर पत्नी जीवित है पत्नी, फिर पुत्र पुत्रों में, और फिर पुत्रियों में, यहाँ पे पुत्री या पुत्रियों में हो जाएगा, राइट। इस तरीके से इसमें 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, भारतीय राष्ट्र राज्य की वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये विविधता में एकता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसमें इस प्रश्न का आंसर 19 नंबर का डी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब आप लोगों के पास समय देखिए बहुत कम है, इसलिए रिवाइज और प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, राइट। 20 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन दिए गए, ए और बी। इसमें 20 नंबर में ध्यान देंगे, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास की परियोजनाएं का योजनाओं का निर्धारण करती है। तो ये यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे जनपद पंचायत जो होती है जिला स्तर पर नहीं करती, नगर पंचायत करती है, राइट। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने और जिला परिषद की सहायता करती है, ऐसा यहाँ पे कथन सत्य है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा, 20 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 21। इससे सूचना का अधिकार दिया गया, राइट।
इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है, सूचना के अधिकार। क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसे यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं, ध्यान देंगे। कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, यहाँ पे ए बी ऑप्शन से दिए गए हैं 21 नंबर में। इसमें यहाँ पे कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ की सूचना प्राप्त कर सकता है, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कथन गलत है, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि केवल केंद्रीय सरकार के, तो इसमें गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ पे राज्य का, दोनों का होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का नागरिक को किसी भी स्तर का न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि पहले याचिका दायर करें फिर उसके बाद सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों गलत है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी दोनों गलत है, तो इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर में ध्यान देंगे, इसमें सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी लेखिका इनमें से कौन थी। 22 नंबर में सुल्ताना लेखिका, तो सुल्ताना लेखिका का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी थी। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा, रुकैया शखावत हुसैन हो जाएंगे। 22 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रुकैया शखावत हुसैन हो जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी। 23 नंबर में गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा राव फूले, बी आर अम्बेडकर, नारायण गुरु। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें 24 है, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। देखते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील के व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, 24 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति को बंटवारा करती है, ये गलत है। कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानून डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 24 नंबर का ये भी गलत है। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस और हैं, इसमें देखते हैं। दो ऑप्शनों में ध्यान देंगे तो इसमें यहाँ पे दिया गया कि ऊपरी अदालतों के फैसलों को निचली अदालतों को मान्य होते हैं, तो यहाँ पे ये भी गलत है। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह इससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, यह बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे जिला वाला देखिए, यहाँ पे जिला न्यायालय से अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप क्या है, न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे। अगर इससे भी आप असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, राइट। ऐसा प्रावधान किया गया है। 25 नंबर में देखते हैं, सरकार के कार्यपालिका के अंग से अभिप्राय क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन से में सरकार के कार्यपालिका का अंग से अभिप्राय क्या है। निर्वाचित प्रतिनिधित्व, देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग, लोगों का समूह जो कानून के लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, सी, लोगों का समूह जो कानून के लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। 26 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 26 नंबर में संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है क्या, अनुच्छेद सुनिश्चित करता है 26 नंबर क्वेश्चन में। इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार, यहाँ पे दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 22 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके बारे में सभी को जानना भी चाहिए। 27 नंबर में देखते हैं, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या अध्यक्ष। तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे तो यहाँ पे जो बहुमत दल की सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसका जो नेता बनता है वही सत्ताधारी दल होता है और उसी का प्रधानमंत्री मतलब पीएम, जैसे बीजेपी है ये सत्ताधारी दल है, तो इसके प्रधानमंत्री यहाँ पे नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप यानी कि एबीसी है, कथनों पर विचार कीजिए, राइट। इसमें सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे कह रहा है क्या, इसमें ध्यान देंगे, सही का चयन करना है। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन कराता है, तो ये करेक्ट है। यह लोगों के संबंध और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन करता है, ये भी करेक्ट है 28 नंबर का। इसके साथ साथ यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन कराता है, तो ये भी करेक्ट है। मतलब इसमें यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एबीसी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसमें है 29 नंबर। 29 नंबर में ध्यान देंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है।
29 नंबर में इसमें किसे में विषय वस्तु सम्मिलित है, तो इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे ऐसा इसमें यहाँ पे अर्थशास्त्र में हो जाता है, राइट। 29 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। आप ऐतिहासिक कल्पना पे प्रश्न क्यों पूछेंगे, सबसे उचित जो विकल्प है इसी का आपको 30 नंबर में चयन करना है, राइट। 30 नंबर में इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करेगा, ये कथन गलत है। यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है, यह भी गलत है। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है, तो क्या ये सत्य है, तो 30 नंबर का बिल्कुल ये क्या है, यहाँ पे वर्तमान में अतीत के साथ जो तुलना हुई है यही तो इतिहास सिखाता है ना। यहाँ पे जो यहाँ पे इतिहास में गलती हुई है हम उस गलती को दोहराएं ना, राइट। तो सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर में ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे, तो दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण यहाँ पे आपको चयन करना है। 31 नंबर में, क्योंकि शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सके, ऐसा नहीं, गलत है। पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके, ये भी गलत है। 31 नंबर के दो विकल्प और हैं, आइए देखते हैं क्या उसमें से सही हो सकता है, कौन सा। तो यहाँ पे 31 नंबर में ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा के मनोरंजन और सजीव को बना सके, ये भी गलत है। अवधारणाओं को सजीव वस्तुओं के साथ जोड़ सके, यही यहाँ पे बेस्ट है, राइट। 32 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रिय खो रहा है, अपनी लोकप्रिय खो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे 32 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि ये अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है, गलत। या मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियों को प्रस्तुत करता है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, अगला क्वेश्चन से ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है, 33 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तो यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, या केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, या गैर शैक्षिक इसमें पक्षों को सम्मिलित करता है, सी ऑप्शन इसमें 33 नंबर का। इसमें एक चीज इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया गया है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन करता है, राइट, 33 नंबर में। तो यह यहाँ पे शैक्षिक सम्मिलित करता है, ये गलत है, ये केवल सहगामी पक्षों को, ये यहाँ पे करेक्ट है। इसमें विद्यालय आधारित जब आकलन करना है तो केवल सहगामी पक्षों पे ही आधारित होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि गैर शिक्षक तो इसमें नहीं है, गलत है, सभी पक्ष, ये भी गलत है, केवल सहगामी पक्षों का, इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में ध्यान देंगे, एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए तथा बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, राइट। 34 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को यहाँ पे अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को यहाँ पे शुरू करें, राइट। इस तरीके से ये पहला करेक्ट है। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे, ये कथन गलत है, केवल ए ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35। 35 नंबर में ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, राइट। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, यहाँ पे यह तो पहला ही सही है, राइट। तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए और ऑप्शनों को कोई यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया 36। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय की समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे, राइट। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये चक्र आरेख हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चक्र आरेख हो जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं, इसमें यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान के विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए, राइट। तो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा,
यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है, ये गलत है। यह पाठ्य पुस्तक को दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों को आनंद लेने का माध्यम है, गलत है। यह एक आनंदमयी मूल्यांकन का तरीका है, ये भी गलत है। तो इसमें यहाँ पे 37 नंबर में इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं इसमें यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से यहाँ पे भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा यहाँ पे द्वितीय स्रोत पर आधारित है, राइट। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीय स्रोत पर तापक है। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 नंबर में इसमें यहाँ पे एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को मौसम में होने वाले परिवर्तन के साक्षात्कार, ये कथन गलत है। भूमंडलीय तापन पर चित्रों का यहाँ पे कोलाज बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम की अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण करना, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर में यहाँ पे क्या कह रहा है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक आकलन तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है, राइट। 39 नंबर में क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पे स्व आकलन कहेंगे, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या यहाँ पे सुझाव दिया, ये ध्यान देंगे। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इसमें ये प्रीवियस ईयर में आया है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पे एनसीएफ 2005 है, क्या बदलाव दिया था। तो इसमें यह दिया था कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसी में इसने यहाँ पे बदलाव दिया था, इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे यहाँ पे कम बल देंगे। 41 नंबर में यहाँ पे सबसे कम बल किस पर देंगे, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतियोगात्मक। ये ऑप्शन ही पहला ही यहाँ पे इसमें करेक्ट है, राइट। 42 नंबर देखते हैं। शिक्षार्थियों के संकलात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों के संकलात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, कक्षा के दौरान आकलन गलत है, सत्र जब समाप्त होता उसके दौरान का आकलन, यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर में ध्यान देंगे। 43 नंबर में कह रहा है कि मान लीजिए कि एक शिक्षक को कक्षा यहाँ पे 7 का पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 43 नंबर में सबसे उपयुक्त कौन होगी। सर्वेक्षण विधि गलत, कार्यशाला विधि गलत, क्षेत्रीय विधि गलत, इसमें प्रतीक अध्ययन विधि यही सबसे बेस्ट होगी। यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख आप पढ़ा रहे हैं तो प्रतीक अध्ययन के आधार पर आप इसका अध्ययन कराइए, राइट। 44 नंबर देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों को, इतिहास के लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे विधिक यहाँ पे अधिक प्रासंगिक हो जाती है। 44 नंबर में इसमें क्या हो जाएगा, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, मानचित्र विधि, स्रोत विधि। 44 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट यहाँ पे हो जाएगा स्रोत विधि हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर दिया गया है। इसके बारे में आप लोग ज्यादा ध्यान से देंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, इसकी स्थिति पर बच्चों को यहाँ पे विद्यालयी जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या हो जाएगा, विद्यालय का बाह्य वातावरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी बाह्य वातावरण से इन्हें कनेक्ट करना चाहिए ताकि उन्हें प्राकृतिक के बारे में अध्ययन हो पाए। अगला देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख दिया गया और सबसे अच्छे तरीके को दर्शाया जा सकता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे दंड आरेख के माध्यम से सबसे अच्छा तरीका इसमें वर्षा का है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान देंगे। 47 नंबर कह रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधित उपागम को चुनिए। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदर्श स्थिति, यह गलत है। वास्तविक स्थितियों के साथ साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बात कर रहा है, राइट।
तो 48 नंबर क्वेश्चन में इसमें बात हो रहा है कि ये जब लखनऊ का अधिवेशन 1916 में हुआ था, तो यहाँ पे आरसी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी दौरान यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बुद्ध ने सबसे पहली बार सारनाथ में यहाँ पे दिया था, ये वाराणसी में स्थित है। तो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, राइट। बोध गया में क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। 50 नंबर देखते हैं, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों का मुवेनदार कहा गया है। संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मुवेनदार कहा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो इन तीन राज्यों में सबसे यहाँ पे क्या है, चोल थे, राइट। इसमें फिर चेर थे, फिर यहाँ पे पांडे हो जाएंगे, राइट। इसमें इस तरीके से यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, चोल चेर पांड हो जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 51। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना शार्ड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था, राइट। 51 नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 51 नंबर में ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे मौर्य काल हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रामानुजा हो जाएंगे, राइट। तो विशिष्ट दैत्य इसको यहाँ पे याद रखेंगे, तो ये किससे संबंधित है, तो रामानुजाचार्य से संबंधित है, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य से संबंधित हो जाएगा, राइट। चलिए आइए अगला यहाँ पे क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें अभिलेखागार वह स्थान होता है, अभिलेखागार होता क्या है, अभिलेखागार वह स्थान होता है जहां पे क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। खुदाई में पाई गई मूर्तियां होती हैं, गलत। पुरातत्वों द्वारा प्राप्त की गई पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, गलत। ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है, इसी को अभिलेखागार बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 53 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 54 नंबर, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए यहाँ पे वीर शैव आंदोलन क्या है, वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। 54 नंबर क्वेश्चन में कौन सा एक सही है, तो इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, वीर शैव आंदोलन यह जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया गया था। इसको आप ध्यान देंगे, जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में यहाँ पे ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया गया था। इस तरीके से बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली की इसमें आरंभिक सल्तनत के समय, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में ध्यान देंगे। इसमें यहाँ पे कह रहा है दिल्ली के आरंभिक सल्तनत के समय यहाँ पे बदंगा यहाँ पे बदंगा के बारे में यहाँ पे ए बी कथन दिया गया है। 55 नंबर में आपको आंसर देना है। बदंगा क्या था, इसके बारे में ध्यान देंगे। बदंगा यहाँ पे ध्यान देंगे, बदंगा एक विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए एक बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कथन सही हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं, बदंगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इससे सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और ना ही उन पर निर्भर हो सकते थे, ऐसा कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान देंगे, वो गुलाम रहते थे, तो ये यहाँ पे क्या है, विश्वास तो करना ही पड़ता था, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, यहाँ पे इन नाविकों में से किसने भारत को यहाँ पे समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। 56 नंबर क्वेश्चन में अटलांटिक महासागर को पार किया, तो ये हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। 57 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या हो जाएगा, चेर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें ध्यान देंगे 58 नंबर का है। 1906 में यहाँ पे संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था। संग्राम संगमा का विद्रोह का कारण क्या था, 58 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान देंगे, संग्राम संगमा का ये असम में हुआ था, इसमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। डी, यह आदिवासी समूहों द्वारा किया गया था, औपनिवेशिक वन कानूनों के विरुद्ध किया गया था, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 59 नंबर में ध्यान देंगे, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे 59 नंबर क्वेश्चन में इस आगे में कोई भी भारतीय नहीं था, सभी श्वेत थे, इसलिए विरोध हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। आंदोलन दिया गया है और यहाँ पे सुधार दिया गया। ब्रह्म समाज दिया गया है 60 नंबर का। इसमें ब्रह्म समाज के संस्थापक यहाँ पे केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ब्रह्मो समाज है। युवा बंगाल की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हेनरी लुइस डिरिजी हो जाएगा। और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग को कुल मिलाकर के इसमें यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखे, राइट। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन से देखे, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इसमें 60 क्वेश्चन के बारे में हम लोग जिक्र किए, राइट। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एसएसटी में आप लोगों की यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे, राइट। एसएसटी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। और ये 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्वालिफाई करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देगा। तो इस तरीके से अब आपको 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में हम करीब यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे और ये 60 क्वेश्चन के 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप लोग इसमें प्रैक्टिस सेट करते रहिए और 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल GS सर पे आप जुड़ सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।